बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 4 के जो रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स हैं 4.7 से 4.10 तक सॉल्व करने हैं। कल के लेक्चर में पहले 6 जो न्यूमेरिकल हैं वो हमने सॉल्व किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, a picture frame is hanging vertically by two strings. The tension in strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. एक पिक्चर फ्रेम है जिसको वर्टिकली स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है और जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है वो 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। वेट बताना है पिक्चर फ्रेम का। तो आइए देखते हैं हमें गिवन क्या है। इसमें गिवन डाटा हम लिखते हैं। गिवन हमें टेंशन गिवन है जो कि T1 हमें 3.8 न्यूटन गिवन है, T2 की जो वैल्यू है वो 4.4 न्यूटन गिवन है और हमसे क्या चीज़ फाइंड क्या करना है, हमने द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम। फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, तो हमने वेट फाइंड करना है इसमें। टू फाइंड वेट ऑफ फ्रेम हमने फाइंड करना है, जिसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जो कि जैसा कि जो पिक्चर फ्रेम है वो उसको हमने जब हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, तो उसका वेट जो है पिक्चर फ्रेम का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। अब दोनों जो पिक्चर का वेट है और जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है वो इक्वल होंगी, तो हम वेट को इक्वल हम कह सकते हैं कि जो वेट होगा पिक्चर फ्रेम का वो टेंशन के इक्वल होगा, टोटल टेंशन जो है स्ट्रिंग्स में। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने लिख लिया कि वेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। चूँकि दो टेंशन्स जो हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों में अलग अलग टेंशन्स हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे वो उसके टोटल वेट के इक्वल होगा जी। तो अब इसमें क्या हमारे पास क्या है कि वेट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। T1 और T2 की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये T1 और T2 की वैल्यूज़ पुट करते हैं हम जी। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, इनको जब ऐड किया तो आंसर आ गया W इज़ इक्वल टू 8.2 न्यूटन और ये हमारे पास क्या होगा, पिक्चर फ्रेम का वेट होगा। तो हम रिज़ल्ट लिखते हैं। रिज़ल्ट अब इसका क्या है, हमारे पास का वेट ऑफ जो फ्रेम है वो कितना आ गया, 8.2 न्यूटन जी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, 2 blocks of 5 kg and 3 kg are suspended by strings as shown. Find the tension in strings. टेंशन इन स्ट्रिंग्स आपने फाइंड करनी है और दो ब्लॉक हैं 5 kg और 3 kg के। देखें डायग्राम इसमें कि 5 kg और 3 kg के दो ब्लॉक हैं हमारे पास और उनको एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है, सस्पेंड किया गया है। तो इसमें स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करनी है। अब इसमें देखें कि ये जो T2 स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी उसको हमने T2 का नाम दिया और उसके ऊपर जो वेट उसके साथ अटैच है वो सिर्फ 3 kg है। लेकिन अगर देखें हम उस ऊपर वाले स्ट्रिंग की बात करें जिसमें टेंशन T1 का हमने नाम दिया है, T1 के लिए ये दोनों जो दोनों ब्लॉक जो हैं इनका वेट कंसिडर होगा क्योंकि T1 के साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं। चलें देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन हमें देखें मैसेज गिवन है, ब्लॉक के मैसेज हमें गिवन है और उसके अलावा हमें टेंशन इन स्ट्रिंग गिवन है। ये डायग्राम बुक में भी आपकी बनी हुई है जी। मैस ऑफ अपर ब्लॉक M1 का हमने नाम दिया उसको, वो 5 kg है। इसी तरह मैस ऑफ लोअर ब्लॉक जो है उसको हमने M2 कह दिया, वो 3 kg है। वेट ऑफ अपर ब्लॉक जी, अब जिस तरह देखें मैस ऑफ अपर ब्लॉक हमें गिवन है, अगर वेट निकालना हो तो वेट के लिए क्या फार्मूला होता है, W इज़ इक्वल टू mg होता है। तो अब हम W1 से कह रहे हैं तो M1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने G के साथ। M1 की वैल्यू है 5, G की वैल्यू होती है 10, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वेट ऑफ अपर ब्लॉक आ गया 50 न्यूटन। इसी तरह अब हमने वेट ऑफ लोअर ब्लॉक फाइंड कर लेना है। अब क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, देखें क्या होगा, वेट ऑफ लोअर ब्लॉक इज इक्वल टू W2। हमने W2 से रिप्रेजेंट किया उसे। इसी तरह M2 मल्टीप्लाई बाय G। M2 की वैल्यू कितनी है 3, G की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई किया तो वेट कितना आ गया 30 न्यूटन जी। अब देखिए फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड जो है टेंशन फाइंड करनी है। इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है T1 और T2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अपर स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है और लोअर स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा अब देखें, अगर हम पहले इस T2 को निकालें
T2 टेंशन फाइंड करें लोअर स्ट्रिंग में, तो जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो लोअर ब्लॉक के वेट के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ लोअर ब्लॉक, क्योंकि देखें इस स्ट्रिंग पर इस अपर ब्लॉक का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके साथ इस स्ट्रिंग के साथ T2 जो टेंशन है इसके साथ जो ब्लॉक अटैच है वो सिर्फ ही लोअर ब्लॉक अटैच है, तो T2 जो होगी टेंशन इन स्ट्रिंग होगी वो वेट ऑफ लोअर ब्लॉक के इक्वल होगी। तो टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग को हमने नाम दिया T2 का और वो इक्वल होगी W1 के। इसी तरह T2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन, T2 की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने T1 की वैल्यू निकालेंगे। T1 के लिए क्या होगा कि जो T1 है टेंशन इन अपर स्ट्रिंग जो है वो इन दोनों ब्लॉक के वेट के इक्वल के सम के इक्वल होगी। हम इस तरह लिखेंगे कि टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ अपर ब्लॉक प्लस वेट ऑफ लोअर ब्लॉक, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये T1 के साथ अटैच हैं। तो हम देखें टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ अपर ब्लॉक प्लस वेट ऑफ लोअर ब्लॉक, तो दोनों वेट जो है उनको ऐड कर लें। T1 इज इक्वल टू, अब W1 W2 को ऐड किया तो T1 की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन जी। अब इसमें रिजल्ट में हमारे पास T1 की वैल्यू 80 न्यूटन आ गई है और T2 की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन using 10 cm long spanner. What length of spanner is required to lose the same nut by a force of 150 न्यूटन। एक नट है जिसको लूज़ करने के लिए 200 की फोर्स लगाते हैं हम जब 10 सेंटीमीटर का स्पैनर यूज़ करें। कितनी लेंथ का स्पैनर चाहिए होगा अगर आपने सेम नट को 150 न्यूटन की फोर्स से ओपन करना चाहते हैं, अगर आप लूज़ करना चाहते हैं। तो देखें इसमें गिवन हमें क्या चीज़ें हैं, फोर्स हमें गिवन है और मोमेंट आर्म हमें L1 की वैल्यू गिवन है। F1 हमें गिवन है 200 और L1 गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर L2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और F2 हमें गिवन है जी। फाइंड क्या करना है हमने L2 की वैल्यू। अब इसमें देखें, इसमें अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का फार्मूला यूज़ हमने करना है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो अब क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने क्या लिख लिया F1 L1, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब इस इक्वेशन में देखें F1 L1 और F2 ये तीन जो वैल्यूज़ हैं तीन इनकी हमें गिवन है। L2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की, F1 की वैल्यू, L1 की, F2 की और L2 एज इट इज़ आ गया। अब अगर L2 फाइंड करना चाहते हैं तो ये 150 इस तरफ जाकर लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने डिवाइड किया 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया डिवाइड बाय 150। तो डिवाइड की जब हमने किया तो L2 की वैल्यू आ गई 13.3 सेंटीमीटर। तो 13.3 सेंटीमीटर लेंथ का स्पैनर हमें चाहिए होगा अगर आप 150 न्यूटन की फोर्स लगाकर सेम नट को ओपन करना चाहते हैं। तो इसमें देखें यहाँ से ये चीज़, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि जो टॉर्क होता है, अब इसमें टॉर्क में फोर्स और मोमेंट आर्म जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम ज़्यादा लेंथ का स्पैनर यूज़ करेंगे तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी और अगर हम कम लेंथ का स्पैनर यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस तरह देखें, अब जब 10 सेंटीमीटर का स्पैनर था तो 200 फोर्स लगानी पड़ रही थी, और अगर जब हमने 13 सेंटीमीटर का स्पैनर अब हम यूज़ कर रहे हैं जो कि लेंथ में बड़ा है 10 से, तो अब हमें सिर्फ 150 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिजल्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10। A block of 10 kg suspended at a distance of 20 cm from center of uniform bar of 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying force on other end of the bar? जी ये डायग्राम जो है बुक में एज इट इज़ गिवन नहीं है और आपको लेकिन अगर आप बना दें इसको पेपर में तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसको बनाने, लेकिन आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई गई है। इसमें आप देखें एक
1 मीटर लॉन्ग हमारे पास एक बार है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पर होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले टॉपिक में पढ़ा कि एक यूनिफॉर्म बार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मिड पॉइंट होता है। जब इसमें देखें, अब ब्लॉक ऑफ 10 kg इस सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार का जो सेंटर है उससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक मैस को हैंग किया गया है, ब्लॉक को, जिसका मैस कितना है 10 kg। और आपने करना क्या है कि फोर्स फाइंड करनी है कि दूसरे एंड पर कितनी हम फोर्स लगाएं कि ये जो बार है वो बैलेंस हो जाए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो अब देखें, इसमें हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें एक तो गिवन है मैस गिवन है, हमें R1 या L1 की वैल्यू गिवन है, इसी तरह से हमें F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें L2 भी गिवन है, क्योंकि L2 कितना है 50 सेंटीमीटर। अब जी मैस ऑफ ब्लॉक M 10 kg है, अगर इसी ब्लॉक का आप वेट फाइंड करना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ब्लॉक W के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होगा, F1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, mg इज इक्वल टू मैस 10 था, g से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। F1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी तरह जो L1 है वो 20 सेंटीमीटर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैस का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने L1 लिखा और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर किया तो 0.2 मीटर आ गया। इस तरह जो L2 है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5 मीटर आ गया। जी फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये जो फोर्स है ये हमने फाइंड करनी है, सेकंड फोर्स ये फाइंड करेंगे हम, F2 की वैल्यू। जिस सोल्यूशन अब इसमें देखें, इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होते हैं, तो हम यही इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क की जगह क्या लिखेंगे हम, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब इसमें देखें, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ हमने पुट की, F1 की L1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू 100 है, L1 की वैल्यू 0.2 और L2 की वैल्यू 0.5। जी अब 100 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से, मल्टीप्लाई किया हमने तो 20 आया, और 0.5 इधर F2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर इसको लेकर जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो F2 इक्वल आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब इसको हमने डिवाइड किया तो F2 की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। जी तो 40 न्यूटन की फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं इसको, अदर एंड पे हमें 40 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब ये जो बार है वो बैलेंस होगी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। जी स्टूडेंट्स, ये थे न्यूमेरिकल चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल, उनको आपने नोट कर लेना है लाजमी, ठीक है, ताकि आप बाद में इधर से आपके पास नोट्स हों इसके और आप प्रैक्टिस में आपको आसानी रहे।